तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो क्लास 9 का प्री बोर्ड होने वाला है ना, उसके लिए दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026, जिसमें कक्षा 9 विषय जो रहेगा आपका हिंदी है। समय दोस्तों 1.5 घंटा, पूर्णांक आपका 40 रहेगा। ठीक है, जिस तरह आपका फाइनल बोर्ड होता है दोस्तों, उसी प्रकार से आपका ये भी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। ये सामान्य निर्देश इसको देख लेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका, है ना, जिसमें सबसे पहले आपका खंड क रहेगा, जिसमें दोस्तों अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, है ना। तो गद्यांश को चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद आंसर को करेंगे। तो गद्यांश देख लीजिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नव वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेल लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोवर कर देते हैं। सभी त्यौहार के लक्ष्य एक ही हैं, हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका गद्यांश था, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों क्या है पहला क्वेश्चन, ध्यान देंगे, इसी में इसका जो है आंसर मिलेगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर जो है इसी में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। ठीक है, तो किसके दोस्तों, 9 वर्ष के आगमन के समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सेकंड नंबर देख लीजिए क्या है, ध्यान देंगे कि गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं, है ना। कैसे मनाते हैं दोस्तों, तो उसको जो है हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों त्योहारों का महत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो खुशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। फिर आगे आप लोग का है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मतलब ये दोस्तों आपका पद्यांश है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो देख लीजिए क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो ये हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका, क्या कर रहा है कि पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है ना। तो दोस्तों डाकिये के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 5 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में क्या है दोस्तों, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं। तो ये हम देख लीजिए, फूल और पत्ते, पेड़ और पौधे, है ना, पहाड़ और पानी, पक्षी और बादल। तो दोस्तों पक्षी और बादल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में क्या है देख लीजिए, सुगंध में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब शुरू एकदम होगा दोस्तों, यहाँ पर शु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। और उसके बाद गंध जो है दोस्तों, उसका अर्थ निकलना चाहिए, है ना। जो अगला शब्द होगा उसका अर्थ निकलना चाहिए, ये आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, तो 7 के यहाँ पर बी हो गया। 8 नंबर देख लीजिए क्या है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। उचित शीर्षक का बात किया है, गद्यांश नहीं दोस्तों पद्यांश, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों प्रकृति का संवाहक, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे आपका है दोस्तों खंड ख व्याकरण से क्वेश्चन, है ना। व्याकरण से क्वेश्चन आपका आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें, है ना। इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन है दोस्तों, लाल टोपी, गोल चश्मा, अच्छा आदमी, 2 बैल। तो देखिए संख्यावाचक यानी संख्या का बोध कराएगा, तो 2 बैल यानी 2 संख्या बोध कर रहा है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 9 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर देख लीजिए क्या है,
विज्ञान शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा तो वैज्ञानिक बनेगा। तो कौन सा इसमें से होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ना, यही दोस्तों आपका हो जाएगा वैज्ञानिक, है ना। ये दोस्तों केवल आपका प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इस साथ साथ में आपका फाइनल बोर्ड होगा ना, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और 11 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि इनमें से, है ना, इनमें से क्या है दोस्तों, सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा? सरल वाक्य का उदाहरण पूछा है। तो देख लीजिए, ए में आपका दिया है जोर जोर से वर्षा हो रही है, बी में है वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है ना, सी में मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, डी में वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दोस्तों आपका सरल वाक्य का उदाहरण है, जोर जोर से वर्षा हो रही है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सकार का विलोम पहचाने। सकार का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए में आकार हो जाएगा, बी में निराकार, सी में प्रकार, डी में स्वीकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका बी, यानी निराकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निराकार। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। मुहावरे का सही अर्थ पहचानना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, कड़ा प्रतिरोध करना, है ना, कड़ा प्रतिरोध करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, है ना। 15 नंबर में देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन बताना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका आकाश। आकाश जो है आपका एक वचन शब्द है ना, लेकिन दर्शन, प्राण, आंसू ये नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 15 का डी हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 16 नंबर औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र में दोस्तों, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा अभिवादन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और 17 में क्या है कि निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो उपसंहार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। और 18 में क्या है कि संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं? कौन से अंश जो है दोस्तों आवश्यक होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और 19 नंबर में देख लीजिए जो कि खंड यानी पाठ्य पुस्तक आपके सिलेबस आधारित है ना। तो देख लीजिए क्या है, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पिली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन, चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? तो पीला, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए दे दिया है, पोएम में ही दे दिया है। ठीक है, उसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो उसमें उत्तर मिल जाएगा। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है देख लेते हैं इसमें। हाँ, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, नहीं दोस्तों काले, पीली नहीं दोस्तों, काले हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का ये हो जाएगा, है ना। 20 नंबर देख लीजिए क्या है, कवि ने चतुर किसे कहा है? तो कवि ने जो है दोस्तों चतुर किसे कहा है? ये दोस्तों ये जो चिड़िया को कहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर देख लीजिए क्या है, चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है ना, किस तरह जो है पकड़ती है? झपाटे मारकर, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 22 नंबर देख लीजिए, गगन का पर्यायवाची कौन नहीं है? गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, है ना। तो आकाश देख लीजिए नभ है, वसुधा है, आसमान है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वसुधा ये नहीं होगा, बाकी आकाश हो जाएगा, गगन का, नभ भी हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपका वसुधा नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है कि सांख्या एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करें, है ना। गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए ही हो जाएगा, पखा पखी यानी पशु पक्षी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन को। क्या है कि वाक पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो ऑप्शन को देख लेंगे। ए में है दोस्तों भवसागर पार करने के लिए कवयित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती। बी में है भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। सी में है कवयित्री उत्तराई के रूप में रुपए देना चाहती है। डी में है कवयित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का आवासी है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और 25 में क्या है ध्यान दीजिएगा
कि कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत, क्या दोस्तों, मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है ना। तो किसकी ओर संकेत किया गया है दोस्तों, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 26 नंबर। क्या है कि मेघ आय कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है ना। धूल किसका प्रतीक है दोस्तों, तो युवती का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फिर आप लोगों का गद्यांश है दोस्तों 27 से 30 तक। तो गद्यांश को पढ़ेंगे, है ना। क्या है कि गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उससे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दिशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, है ना, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है ना। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और इसी में आप लोग का आंसर मिलेगा गद्यांश में ही। तो देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गधा कैसा प्राणी है। तो गधा दोस्तों हिंसक है, सहनशील है, उदंड है या फिर क्रोधी है। तो देखिए दोस्तों ये जो है गधा सहनशील है प्राणी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 28 नंबर। क्या कि गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है ना। ऋषि मुनियों का गुण पाया जाता है दोस्तों कौन सा, तो सुख दुख में समान भाव से रहने का, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि गधे को आदमी कैसे समझता है, तो बेवकूफ़ समझता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। सारा का सारा गद्यांश से मिलेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। क्या गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा, तो क्या होगा दोस्तों, विषाद का अर्थ पूछा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा दुख, क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद आगे देख लीजिए क्या है, फिर आप लोग का निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो ये दोस्तों आपका पाठ से आ गया, है ना, इस गद्यांश के अनुसार नहीं है, अलग से है दोस्तों। देख लीजिए क्या है, लासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था, तो नमसे था, सुमति था, जागीरदार था, समाधि कीरी था। तो यहाँ पर दोस्तों सुमति था, क्या था, सुमति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या है कि सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। ये दोस्तों ये जो है ना आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। और 33 में क्या है, किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी, है ना। तो किसने दोस्तों, तो सर थॉमस हे ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि मेरे बचपन के दिन के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माताजी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ाना सिखलाया, है ना। तो किसको दोस्तों, तो पंचतंत्र को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 नंबर। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो ये जो है दोस्तों आपका प्रेमचंद के फटे जूते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कि मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका किनानी ने अपनी पति के मित्र प्यारेलाल से अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा वर ढूंढने का आग्रह की है ना। तो कैसे दोस्तों, तो उसे जो आज़ादी का सिपाही, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों कौन है दोस्तों, तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है, उमा है, प्रेमा है, रमा है, रीमा है। तो दोस्तों उसका नाम जो है ना उमा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर देख लीजिए क्या है ना, निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है, तो विस्थापन का दर्द माटी वाली दोस्तों, ऑप्शन सी। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है, दोस्तों टिहरी, है ना। तो फटाफट से हम लोग खत्म कर दिए 40 क्वेश्चन। इसी में से दोस्तों आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना, जो क्वेश्चन बताए हैं आज की इस वीडियो में, इसी में से दोस्तों आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम में पूछने का प्रबल संभावना रहेगा, है ना। तो इस तरह से बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और भी सब्जेक्ट कर लाएंगे दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।